आई होप सब सभी अच्छे होंगे और मुझे लग रहा है आप बराबर वीडियोस देख रहे होंगे और बराबर अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे गाइस। सो चलिए देखते हैं PT 365 का पार्ट नंबर 3 है जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। PT 365 जो पॉलिटी का है मई 2020 से जनवरी 2021 तक, इसमें सारी जितने भी करंट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो कवर किए गए हैं गाइस। चलिए देखते रहिए, ये मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक है। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और बाकी का कोई भी क्वेरी है कुछ भी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है गाइस। और बने रहिए, प्रिपरेशन को छोड़ना नहीं है, लगातार बने रहना है इसके साथ। और जितनी भी प्रिपरेशन है उसको थोड़ा प्रीलिम्स की तरफ बाइंड करना है, थोड़ा सा टेंट हो जाना है प्रीलिम्स की तरफ, क्योंकि प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक आ चुका है। चलिए गाइस देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर या टॉपिक नंबर 3 अपना, ठीक है गाइस। चैप्टर नंबर 3 में गाइस हम कवर करने वाले हैं 6 शेड्यूल। व्हाट इज़ द 6 शेड्यूल? एक्चुअली 6 शेड्यूल है क्या, और बोरोइंग पावर्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट की जो बोरोइंग पावर्स हैं, आर्टिकल 370 जो एब्रोगेट हो चुका है, इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, एंड ADP यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एक्चुअल में क्या है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, पिछली बार 1-2 बार क्वेश्चन आया UPSC से, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहता है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ये हमारे टॉपिक हैं जिन्हें आज हम कवर करने वाले हैं, जो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है गाइस, ठीक है। तो ठीक है गाइस, पार्ट है 6 शेड्यूल। व्हाट इज 6 शेड्यूल गाइस? देखो, अभी अरुणाचल प्रदेश असेंबली में एक अनॉनमसली एक रेजोल्यूशन पास किया है। उन्होंने कहा कि भी हमारा जो सेंटर स्टेट है वो 6 शेड्यूल में इंक्लूड होना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में इसको इंक्लूड करो। ऐसा जो अरुणाचल प्रदेश है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया है, अपने सारे स्टेट को बोला कि 6 शेड्यूल का पार्ट होना चाहिए। ऐसा क्यों किया है इसके बारे में हम बताते हैं। देखो एक्चुअल में है क्या, 6 शेड्यूल में थोड़ा सा अलग से प्रावधान है, थोड़ा सा अलग से प्रॉफिटेबल है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वहाँ पे, थोड़ा सा झुकाव जो कॉन्स्टिट्यूशन या सेंटर का है वहाँ पर ज़्यादा है। अगर बात करें तो प्रॉफिट ज़्यादा है। तो देखो सब कुछ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं आजकल लोग, तो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, तो यहाँ भी यही ऐसा ही कर रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, आल्सो डिमांडेड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेव आर्टिकल 371H। उन्होंने कहा भैया ये आर्टिकल 371H को क्या करो, इसमें वेव करो, इसको इंक्लूड करो गाइस, ठीक है गाइस। तो उन्होंने कहा कि भैया इस आर्टिकल को क्या करना है, 371H को क्या करना है आपको, वेव आउट करना, मतलब इसको अबंडन करना है, छोड़ देना, बाहर कर दो इसको भैया, निकाल दो इसको गाइस। तो वेव करना होता है मतलब छोड़ देना, हटा देना एक्चुअल में, ठीक है। तो पुट अरुणाचल प्रदेश अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 371 एंड 371G इन लाइन एंड नागालैंड एंड मिजोरम। उन्होंने कहा कि भैया जो अरुणाचल प्रदेश है उसके किस प्रोविजन में लाना है, किसके अंडर में, 371A और 371G जो कि लाइन में है किसके, नागालैंड और मिजोरम के साथ। उस वाली कैटेगरी में जो 6 शेड्यूल में है, इसमें AMTM यानी बात करें आसाम, मेघालय और त्रिपुरा और गाइस मिजोरम वाली कैटेगरी में, M से मिजोरम है, वहाँ मणिपुर नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखना है। तो उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को उस कैटेगरी में यानी कि 6 शेड्यूल में हमें क्या करना है, अरुणाचल प्रदेश की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन क्या किया है, पास किया है, ठीक है। अब थोड़ा आर्टिकल्स के बारे में बता दूँ, 371 से रिलेटेड है। आर्टिकल 371 से लेके 371J जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, इट कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर 11 स्टेट। ये 11 स्टेट के लिए अलग अलग प्रोविजंस हैं जो 11 स्टेट के लिए हैं, टू मीट द एस्पिरेशन, वहाँ एस्पिरेशन टू प्रोटेक्ट एंड कल्चर। उन्होंने कहा कि ये प्रोटेक्ट करेंगे कल्चर को एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, ट्राइबल का, जो ट्राइबल है वहाँ पे, जो भी जनजाति रहने हैं, लोकल पीपल है वहाँ पे, एंड द स्टेट डील करेगा उसके साथ विद डिस्टर्ब लॉ, जो भी लॉ वहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टर्ब कर रहे हैं, एंड ऑर्डर कंडीशन सम पार्ट्स ऑफ द स्टेट, और जो भी ऑर्डर कंडीशंस हैं उन पार्ट्स में उस स्टेट ने जो लगाए हैं उनके साथ डील करते हैं। तो ये 371 से लेकर 371G का जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है आर्टिकल गाइस, वो आर्टिकल क्या करेंगे, 11 स्टेट के साथ क्या है, कंटेन है, और उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल प्रोटेक्शन उनके कल्चर, इकोनॉमी, उनके इंटरेस्ट के लिए, ट्राइबल है या लोकल पीपल है या जो भी जो PUTs हैं वहाँ पे, जो पब्लिक अफेयर्स हैं, जो मतलब वर्नेबल हैं, उनके लिए क्या करेंगे, अलग से जो अलग से असाइनमेंट है, अलग से उनके लिए वेलफेयर सोसाइटी करने के लिए, वेलफेयर करने के लिए, अलग से चीज़ें करने के लिए ऐड होने गाइस, ठीक है। 371 से 371G तक मैं एक्चुअल में बता देता हूँ आपको, 371 से लेके 371J तक आर्टिकल क्या क्या है। तो गैस 371 जो आर्टिकल है ये स्पेशल प्रोविजन है स्टेट्स के लिए। 371 जो है इस रिलेटेड फ्रॉम महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। गवर्नर्स को ये पावर है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात आर गिवन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
टू सेट अप डेवलपमेंट बोर्ड्स इन रीजन सच एज विदर्भ, महाराष्ट्र एंड कच्छ। 371 ए में नागालैंड है गाइस, वहाँ पे भी यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो मेनली स्टेट दैट नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वुड अप्लाई टू द स्टेट्स ऑफ नागालैंड एंड मैटर रिलेटिंग टू रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागाज। ठीक है, रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस की बात है तो वहाँ पे क्या है, नागाज का क्या होगा, वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा पार्लियामेंट का लॉ। ठीक है, नागा जो कस्टमरी लॉ है वहाँ पे भी नहीं होगा। एंड प्रोसीजर है उसका एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल और क्रिमिनल जस्टिस जहाँ इन्वॉल्विंग होगी डिसीजंस कहाँ की, नागा की जो कस्टमरी लॉ है वो वही उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे होंगे, जो नागा का कस्टमरी वहाँ के उनके खुद के लॉ हैं गाइस। 371 बी लाइक असम से है गाइस, यहाँ पे भी सेम प्रोविजन है। 371 सी मणिपुर से, आप एक बार देख लीजिएगा, लंबा हो जाएगा सेशन। 371 डी एंड ई आंध्र प्रदेश से हैं, इसमें तेलंगाना का भी पार्ट है, उसमें भी इंक्लूड है। 371 ई इज ऑल्सो मैंने बताया किससे, आंध्रा। 70 एफ सिक्किम, 370 एफ सिक्किम से। 371 जी मिजोरम से है गाइस, जी एच है अरुणाचल प्रदेश से, जिसको हटाने की बात की कि भैया इसको क्या करना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन से वेव कर दो, इन्हें हटा दो, वेव अप कर दो इसको। ठीक है, और 371 एच के बाद आई है वो गोवा से, और 371 जे गाइस वो है आपका इससे स्पेशल स्टेटस टू 6 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हैदराबाद कर्नाटक रीजन। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया सारे आर्टिकल्स 371 से, जिसमें गिवन नहीं है, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है गाइस, लंबा हो जाएगा सेशन। अब हम बात करते हैं 371 एंड 370 जी का जो प्रोविजन है गाइस, इससे स्पेशल प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस। मैंने अभी आपको बताया कि 371 में है कि जो नागालैंड के जो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस हैं वो वहाँ के कस्टमरी लॉज के अकॉर्डिंग कंप्लीट होंगे, वहाँ के अपने खुद के लॉ हैं उनके ट्राइबल्स की, उनके अकॉर्डिंग। एंड लॉ एंड राइट टू ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड, जो भी ट्रांसफर लैंड है वो उनके हिसाब से होगी टू द ट्राइबल ऑफ द स्टेट नागालैंड एंड मिजोरम रिस्पेक्टिवली। वहीं जो 71 एच है जो कि अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, जो स्टेट गवर्नर है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू लॉ, यानी कि जो गवर्नर साहब हैं वो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे रिस्पेक्ट में, लॉ एंड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में गाइस, उस स्टेट में, यानी कि किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। और जो अपने फंक्शंस हैं उनको क्या करेंगे, उसके रिलेशन के हिसाब से सॉरी डिस्चार्ज करेंगे, मतलब उन रिलेशंस के हिसाब से जैसे वहाँ पे काम हो रहा है। प्रेजेंट में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है जो था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर जो था रेगुलेशन BFR एक्ट ऑफ 1873, ठीक है, उसका एक पार्ट था उस समय, 1873 का पार्ट है एट प्रेजेंट का, सॉरी इस समय, पहले नहीं, इस समय पहले भी था, इस समय भी है, विच प्रोहिबिट ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एंटरिंग अरुणाचल प्रदेश विदाउट ए वेल। उन्होंने कहा कि भैया जो ये इसका क्या मतलब है कि वो है ऐसा है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873 का पार्ट है, तो क्यों, अगर वो पार्ट है इसका मतलब ये है कि वहाँ पे क्या है कि जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं वो प्रोहिबिट हैं, वहाँ पे एंटर नहीं करना, सॉरी एंट्री नहीं कर सकते अरुणाचल प्रदेश में गाइस, बिकॉज ये जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ये कहता है कि वहाँ पे क्या है, आपको अगर जाना है, क्यों, तो आपको ILP यानी कि इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ेगी। अब इनर लाइन परमिट क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बिना वैलिड इनर लाइन परमिट के आप अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1873 बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, बिना उसके आप क्या है अरुणाचल प्रदेश में एंटर नहीं कर सकते। अब भैया एक बार पहले ये समझ लो कि ये है क्या इनर लाइन परमिट, क्योंकि इसके बिना समझ में नहीं आएगा। इनर लाइन परमिट जो एक डॉक्यूमेंट है भैया, मतलब एक तरह का जैसे आधार कार्ड हमारा डॉक्यूमेंट है, वैसे एक डॉक्यूमेंट है जो अलाउ करता है हमारे खुद के इंडियन सिटीजन्स को, भारतीय सिटीजन्स की बात हो रही है, नॉट फॉरनर्स की, टू विजिट और स्टे इन स्टेट दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर द ILP सिस्टम, इनर लाइन परमिट सिस्टम है, ये उनको अलाउ करता है। ये कहाँ, ब्रिटिश इरा के टाइम का, यानी भैया जब अंग्रेज थे उन्होंने इतनी हरामीबंदी की, ये एक और हरामीबंदी कर गए थे कि भैया ये जो रेगुलेशन है, ये जो BFR का जो रेगुलेशन है 1873 का, 4 क्राउन्स ओन कॉमर्शियल इंटरेस्ट, यहाँ पे ये कहा गया था कि जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 है, सिर्फ ये क्राउन है जो वहाँ का जो राजा था इंग्लैंड का या जो रानी थी जो भी था व्हाटएवर, उसके कॉमर्शियल इंटरेस्ट का पार्ट है ये। यहाँ पे कोई भी आदमी मुंह उठा के ऐसे ही नहीं जा सकता है, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो। तब से ये बला चली आ रही है भैया, बला ही है एक तरह की कि ILP लो तो वहाँ पे जाओ, यानी कि आपको परमिट लेना पड़ेगा अपने ही देश में। क्या कमाल की बात है, चलो देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड मिजोरम जो है ये प्रोटेक्टेड है इससे भैया, ILP से क्या है, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोरम प्रोटेक्टेड बाय द इनर लाइन। एंड लेटली बाद में मणिपुर को भी ऐड कर दिया। देखो गाइस UPSC क्वेश्चन तो पूछेगा ही, क्योंकि ILP न्यूज़ में है। अब नहीं भी पूछे तो कौन सा आपका बिगड़ रहा है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो जो मणिपुर को इन्होंने क्या किया, बाद में ऐड कर दिया। पहले सिर्फ गाइस अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोरम इज द ओनली 3 स्टेट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम किससे, ILP इनर लाइन से, इनर लाइन परमिट से। अब इसमें है क्या, परमिट फॉर फॉरनर्स के लिए कैसे परमिट मिलेगा आपको, अगर किसी फॉरनर को वहाँ जाना है, यानी कोई भी अगर फॉरनर है उसको एक्सेप्ट ए सिटीजन ऑफ भूटान, यानी कि भूटान के सिटीजन को छोड़कर
अगर उसकी इच्छा है कि भैया वो वहाँ पे जाए, प्रोटेक्टेड एरिया है जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में वहाँ पे, तो उनको रिक्वायर है भैया कि एक स्पेशल परमिट बनवाना पड़ेगा उस प्रोटेक्टेड एरिया या रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने के लिए। क्या करेगा, एक परमिट की जरूरत पड़ेगी। वो क्या होगा, इस परमिट फ्रॉम ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और जो अथॉरिटी उसके लिए अलाउ होगी, जो अथॉरिटी वो परमिट बनाएगी, उस अथॉरिटी के द्वारा वो परमिट उसको बनवाना पड़ेगा, तो वो फॉरेनर वहाँ पे जा सकता है गाइस। आपने देखा होगा कि अंडमान निकोबार में एक ओंगान और सोमपेन और वहाँ पे जॉर्वे जाके ट्राइब्स हैं, सॉरी, वहाँ पे एक अमेरिकन जो थे वो पहुँच गए थे शायद, वो न्यूज़ पता नहीं फोटोग्राफर थे, उनको मार दिया था उसने, ट्राइबल्स ने। तो इस तरह के जो सिचुएशन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन ट्राइब्स एंड मेन पीपल्स, उनसे बचने के लिए भी ये उनकी सोसाइटी, उन्हें लगता है कि हार्म कर रहा है, उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है, उनकी ऑफिशियल जो लैंग्वेज रहती है, लैंग्वेज रहती है, तो बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट का एक पार्ट हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा है। ठीक है, अब देखो 6 शेड्यूल लेक्चर में क्या है, बहुत लंबा हो जाएगा ये सेशन, इतना ज़्यादा घुसेंगे तो गाइस। ठीक है, तो 6 शेड्यूल कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि प्रोवाइड कराता है पावर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, जो ट्राइबल कम्युनिटीज उनके लिए ताकत देता है एडमिनिस्टर करने के लिए जो ट्राइबल एरिया है। मैंने पहले बताया असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मिजोरम है गाइस, मणिपुर नहीं, ध्यान रखना क्योंकि कंफ्यूज करता है वो मणिपुर और मिजोरम से। अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 2442 एंड 2751 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल है, एक बार और लक्ष्मीकांत में जाके आप देख सकते हैं, जो क्या करते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज को स्पेशल पावर थोड़ा सा दिखाते हैं कि भैया अलग से आता है। आर्टिकल 244 ऑफ द प्रोविजन कहता है जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ और सर्टेन एरियाज के लिए वो डिजाइन करता है शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरियाज को, जो आर्टिकल 244 में है, चाहे वो गवर्नर और प्रेसिडेंट, वो क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं कि भैया ये एरिया शेड्यूल है, ये ट्राइबल एरिया। आर्टिकल 275 क्या है गाइस, वो एक स्टेटरी ग्रांट देता है, किसके लिए, किसकी, जो स्टेटरी ग्रांट कहाँ से मिलेगा, ग्रांट क्या है, मतलब तरीके का मनी है, ग्रांट मतलब तरीके की सहायता है, हेल्प है। जो CFI मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे जो चार्ज होती है वो ग्रांट है आर्टिकल 275 में, 275। ये जो ग्रांट है आल्सो इंक्लूड स्पेसिफिक ग्रांट हो सकती है फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर, कि भैया जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके वेलफेयर के लिए हमें प्रमोटिंग करना है, उनके लिए हेल्थ, एजुकेशन, या फिर वाटर है, हेल्थ है, सैनिटेशन है, बहुत सारी है जो वेलफेयर चीज़ें, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनके लिए प्रमोशन के लिए फंड चाहिए, स्पेसिफिक ग्रांट की नीड है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, उनके लेवल को बढ़ाना है, उनको एक नई दिशा देनी है, डेवलपमेंट की तरफ ले जाना है, जो शेड्यूल एरिया हो इन स्टेट में, उस शेड्यूल एरिया का है जो स्टेट में गिवन है गाइस। ठीक है, अब ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे कि एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट एंड रीजनल रजिस्टर्ड है, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, पूछता है यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में कि भैया नॉर्थ ईस्ट में ऐसी कौन सी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर्ड है, कौन कौन से एरिया में। देखो गाइस, आसाम में 3 जगह हैं, 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं जो रजिस्टर्ड है। नंबर 1 है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, बहुत ध्यान रखना, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल और दीमा हसाओ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है गाइस, मेघालय में गारो हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, गारो एंड जैंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड खासी। तीनों जो हिल हैं, कौन सी, गारो, खासी और जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों जो हिल्स हैं, ये क्या है गाइस, ये तीनों ही ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का पार्ट है मेघालय में। त्रिपुरा में एक काउंसिल है सिर्फ, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। वहीं मिजोरम में चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मारा, यानी कि मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, सॉरी 3 गाइस, मिजोरम में 3 है, आसाम और मिजोरम में गाइस 3 है, और मेघालय में भी 3 है, और त्रिपुरा में सिर्फ 1 है, यानी आसाम, मेघालय, मिजोरम में 3। ठीक है, और थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में। इंक्लूड द, जो अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश को इंक्लूड करते हैं अगर 6 शेड्यूल में, तो रिक्वायर क्या हुआ, हमें भैया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, करना पड़ेगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंड करना पड़ेगा, किसके, आर्टिकल 360 के अंडर नहीं, आर्टिकल 360 के बाहर, या तो आर्टिकल 2 या 3 में से किसी एक को क्या करना पड़ेगा गाइस, अमेंड करना पड़ेगा, किसको, हमारी पार्लियामेंट को। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो आर्टिकल 3381 है, ये क्या है, जो NSCST जो है हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, जो कि वेलफेयर सोसाइटी, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो भी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, उनको क्या करता है, जस्टिफाई करता है, उनके लिए एक नई डायरेक्शन बनाता है और चीज़ें बताया हुआ है। NCST रिकमेंड करता है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख टू बी डिक्लेयर एज ए ट्राइबल एरिया, यानी कि NCST ने लद्दाख को क्या किया, यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया अंडर द 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, के भैया अब 6 शेड्यूल में क्या है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज द पार्ट ऑफ द। तो ठीक है गाइस, ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का हमने आपको बताया, आर्टिकल 275 भी बताया। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, सॉरी यहाँ बता रहे थे गाइस, हाँ लद्दाख में आया, और CAA जो आया अभी, इसने एग्जम्प्टेड किया हुआ है कि 6 शेड्यूल एरिया इन लैंड परमिट एरियाज को, यानी कि जो 2019 में हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, उसने क्या किया है, ये जो एरियाज हैं
6 शेड्यूल एरिया और इनर लाइन परमिट एरिया ये क्या है, एग्जम्प्टेड है ना, छूट मिला हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि पूछ सकता है कि क्या CAA से ये 6 शेड्यूल एरिया और इनर लाइन परमिट क्या है, एग्जम्प्टेड है कि नहीं। देखो एडवांटेज ऑफ 6 शेड्यूल क्या है, क्यों भैया ये अरुणाचल प्रदेश इतनी कुश्ती मार कर रहा है कि उसको 6 शेड्यूल में आना है गाइस। सॉरी फॉर दीज वर्ड्स गाइस, बट थोड़ा सा ग्राउंड टू है हम लोग, तो थोड़ा बोलना पड़ जाता है थोड़ा मज़े के लिए। बाकी सॉरी अगर आपको बुरा लगे और इन्जॉय कीजिए। देखो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का क्या है कि इसमें 26 यानी कि 26 इलेक्टेड होते हैं एंड 4 नॉमिनेटेड मेंबर गवर्नर द्वारा क्या किया जाते हैं, नॉमिनेट किया जाता है 5 ईयर्स टर्म के लिए। 26 इलेक्टेड और 4 नॉमिनेट करते हैं गवर्नर साहब। ठीक है, और ऑटोनोमस रीजन का क्या है, डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई गवर्नर एमंग डिफरेंट क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज में। ठीक है, पावर ऑफ एडीसी क्या है, यानी कि एडीसी समझ गए होंगे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की पावर है। इसकी लेजिस्लेटिव पावर है गाइस, लेजिस्लेटिव टैक्स रेवेन्यू की, रेगुलेटरी पावर है और जुडिशियल। लेजिस्लेटिव में क्या क्या है इनको, पावर विद गवर्नर्स, ड्यूअल अप्रूवल की पावर है, पावर टू लिमिट सेंटर एंड स्टेट्स एक्ट बाय गवर्नर्स अप्रूवल। ठीक है, गवर्नर के अप्रूवल के द्वारा स्टेट एक्ट क्या कर सकते हैं, गवर्नर के अप्रूवल द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, इसकी पावर को लिमिट कर सकते हैं। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन करने का, वो ग्रांट जो CFI यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया द्वारा हमें जो ग्रांट मिलेगी वो पार्ट करेगा ADC में, वो काम करेगा, यानी कि उसका कलेक्शन करने का भी काम है ADC का। रेगुलेटरी पावर क्या है, स्कूल को रेगुलेट करना, डिस्पेंसरीज मतलब मेडिकल वगैरह है, मार्केट्स, रोड ADC को, ये इसके रेगुलेशन का काम है। जुडिशली में क्या है, विलेज कोर्ट हो सकते हैं यहाँ पे, जो विलेज कोर्ट है वो ट्रायल करेंगे किस पर, ट्राइबल केसेस पे, यानी कि जो ट्राइबल के केसेस हैं, मतलब जो जनजातियाँ हैं हमारी, उनके केसेस हैं, उनको क्या कर सकते हैं, हैंडल करेंगे। हाई कोर्ट का जुडिक्शन है इसमें, किसके द्वारा, स्पेसिफाई बाय गवर्नर। ठीक है, जो जुडिक्शन है हाई कोर्ट का वो स्पेसिफाई है गवर्नर के द्वारा। अगर हम कंपैरिजन करें गाइस 5th एंड 6th शेड्यूल को, देखो 5th शेड्यूल क्या है और 6th शेड्यूल क्या है, इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है 5th शेड्यूल की गाइस आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, MP, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा और राजस्थान की है। 5वां शेड्यूल गाइस आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये देख लो आप, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, MP, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। ठीक है गाइस, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों है, आंध्र तेलंगाना दोनों है, छत्तीसगढ़ और MP दोनों है, ये जोड़े से याद रखते हो, पर झारखंड है, बिहार नहीं, उड़ीसा है और राजस्थान। वहीं 6th शेड्यूल AM, TM, असम, मेघालय, आप ऐसे याद कर सकते हो AM, TM। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर हम काउंसिल क्रिएशन की बात करें, अगर कोई 5th शेड्यूल में कोई काउंसिल क्रिएट होगी तो वो एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर उसको एक्ट के द्वारा बना सकती है। और यहाँ पे क्या है, कोई काउंसिल क्रिएट होगा तो ADC प्रोवाइड करेगा क्या, बाई कॉन्स्टिट्यूशन। ADC यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनॉमी की बात करें, यानी कि यहाँ पे पंचायत का एक्सटेंशन है टू शेड्यूल एरियाज के लिए, किसके अकॉर्डिंग, पंचायत एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग। वहीं सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा, जो ग्राम सभा होती है गांव लेवल पे, उसको सेल्फ गवर्नेंस कर सकती है वो ग्राम सभा। फॉर पीपल लिविंग इन 5th शेड्यूल एरिया, जो 5th शेड्यूल एरिया में पीपल लिविंग है उन पे क्या कर सकती है, ये सेल्फ गवर्नेंस कर सकती है। यहाँ पे क्या ग्रेटर एटोनमी है कंपेयर टू 5th शेड्यूल, बहुत ज़्यादा एटोनमी है 5th शेड्यूल के कंपेरिजन में। जो 5th शेड्यूल में ट्राइबल हैं उनको एडवाइजरी काउंसिल हैज ओनली एडवाइजरी पावर्स। ठीक है गाइस, ठीक है, बट ADC है मच वाइडर पावर्स अबव इन्फोग्राफिक, यानी कि अगर देखा जाए इन्फोग्राफिक एरिया वेब में तो ADC की जो ज़्यादा पावर है ऑटोनॉमी में, किसके कंपैरिजन में, 5th शेड्यूल के कंपैरिजन में गाइस। तो देखिए गाइस, मैंने सारा कुछ डिटेल कर दिया है, ऑल अबाउट द 5th एंड 6th शेड्यूल। I have comprised and comparing the 5th and 6th schedule, and all as usual I will know about all these things, 5th and 6th schedule and autonomous district council and all these things regarding to Arunachal Pradesh, why Arunachal Pradesh include the 6th schedule and why he abandoned या he condemned the area of article 371H, very related। ठीक है guys, it's all about, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया ही। तो देखते हैं अब ये दूसरा पार्ट है, बोरोइंग पावर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट क्यों यूज में। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है बोरोइंग पावर, जो स्टेट की लिमिट है वो 5%, किससे 3% थी, यानी कि 2021-20 में डायरेक्ट समझो 3% से 5% कर दिया गाइस। क्यों भैया, कंपेरिजन पावर देखते हैं इनका बेस किस बेस पे, और सेंट्रल स्टेट का, ये सेंट्रल स्टेट का है। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पे देखा जाता है, कौन सी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन क्या है, अंडर आर्टिकल जो है 292 में ऐसा गिवन है सेंटर की, कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनरिस्ट्रिक्टेड पावर टू बोरो सब्जेक्ट टू लिमिट सेट बाय पार्लियामेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या अनरिस्ट्रिक्टेड कर सकती है पावर टू बोरो, किसमें, पार्लियामेंट के द्वारा। इसमें 292 जो है, दिस पावर इज लिमिटेड बाय एक्ट ऑफ स्टेट, ये स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा लिमिटेड है पावर। ठीक है गाइस,
टेरिटोरियल एरिया में देखा जाए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट कैन बोरो डोमेस्टिकली एंड फ्रॉम ओवर, यानी कि ये डोमेस्टिकली घरेलू मार्केट से और बाहर विदेशियों से भी ये क्या कर सकती है, सेंट्रल ले सकती है, बट इट कैन ओनली रेज लोन डोमेस्टिकली। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं गाइस, डोमेस्टिकली, यानी कि घरेलू मार्केट से लोन या जो भी है बोरो कर सकती है। अगर यहाँ पे देखें सेंटर पे कोई अदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे क्या, इट कैन बोरो अपॉन सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया स्टेट, सॉरी ये सिक्योरिटी बोरो कर सकती है CFI ऑफ स्टेट, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, एंड इट कैन नॉट रेज लोन ऑफ एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन लोन इज ड्यू टू द सेंटर। ठीक है गाइस, समझो, यानी कि ये लोन नहीं ले सकती है अगर कोई आउटस्टैंडिंग जो बाहर का अमाउंट है, प्रीवियस लोन किस पे, सेंटर पे ड्यू है, तो ऐसा है तो वो गवर्नमेंट जो अब्रॉड के बाहर की विदेशी वो दे ना दे उसके क्लॉज पे, बट वो नहीं ले सकती है। अब देखो यहाँ पे एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कंसोलिडेटेड जो आप फंड देखते हैं बार बार हमारा फंड ऑफ इंडिया, वहीं कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड आया है, ये काफ़ी न्यूज़ में आ सकता है इस बार, है क्या, देखा जाए रेवेन्यू सोर्स जो है, ये एक रेवेन्यू सोर्स है, ड्राइंग अप ड्यू टू लॉकडाउन, ये लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है, इसको ड्राई अप हो गया है ये, एंड स्टेट वांट टू द सेंटर टू रिलैक्स, स्टेट चाहते हैं कि भैया सेंटर कुछ रिलैक्स कर दे जो नॉर्म्स हैं इसके CSF, मैं CSF बोल रहा हूँ तो मतलब कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड बोल रहा हूँ गाइस, ठीक है, एंड रिगार्डिंग यूजिंग मनी, जो इसके मनी के यूजिंग है एक्यूमुलेटेड इन CSF, जो भी मनी है पैसा है किस में एक्यूमुलेट होता है, CSF में, यानी कि कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड में गाइस। ये फंड आया का भी सेटअप हुआ 1999-2000 में गाइस, RBI ने इसको सेटअप किया, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इट मीट टू रिडेम्पशन ऑफ मार्केट लोन्स, ये जो रिडेम्प्ट करता है किससे, मार्केट लोन से ऑफ द स्टेट, किसको, स्टेट को, एंड द CSF इज ए रिजर्व फंड क्रिएटेड बाई, जो ये है CSF क्या है, एक रिजर्व फंड है, इस तरह का रिजर्व फंड है गाइस, इट क्रिएट करता है किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, फॉर एमोर्टाइजेशन ऑफ देयर डेब्ट ऑब्लिगेशन, किसके, फॉर एमोर्टाइजेशन ऑफ देयर डेब्ट, यानी कि इसको जो डेब्ट ऑब्लिगेशन है उससे क्या करता है, उसके एमोर्टाइजेशन के लिए गाइस, एमोर्टाइजेशन जो है, एमोर्टाइजेशन समझते हैं गाइस, एमोर्टाइजेशन होता है गाइस, एमोर्टाइजेशन गाइस एक तरह का ऋण मुक्ति, मतलब ऋण से मुक्ति देना, जो डेब्ट उस पर ऑब्लिगेशन है उसको कर्ज देना, उससे बात करें तो हम इसको amortization typically refer to the process of writing down the value of either a loan or an intangible asset, loan और intangible asset गाइस, ठीक है। अब मैं थोड़ा intangible assets बहुत ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए, intangible assets क्या होते हैं गाइस बताता हूँ। देखो गाइस intangible assets क्या है, इज एन asset that lack physical substance, जिसमें physical substance का क्या होता है गाइस, लैक होता है, कमी होती है गाइस, ठीक है, तो एन ए लैक ऑन फिजिकल सब्सटेंस, ठीक है गाइस। जैसे अगर बात करें पेटेंट है किसी भी, या ड्रग है हमारा, जो इसमें कोविड-19 है, कोवैक्सीन और जो कोविशील्ड वैक्सीन बनी है उनका एक पेटेंट राइट है, ठीक है, कॉपीराइट है, या फ्रेंचाइजी है, गुडविल है, आपकी कोई गुडविल है, मतलब जैसे मार्केट में होता है ना इस तरीके से, ट्रेड मार्क्स एंड ट्रेड नेम्स हैं, इट वेल एज सॉफ्टवेयर है, दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू फिजिकल एसेट्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स, इट्स रिलेटेड टू इंटेंजिबल एसेट्स गाइस। This all type intangible asset is an asset then not physical in nature, lack of physical nature होता है, यानी कि physical nature नहीं होता है, not physical in nature, that is called intangible assets guys, ठीक है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट एंड मेंटेन द CSF, जो स्टेट गवर्नमेंट करेगी मेंटेन करेगी विद RBI, ध्यान रखना गाइस, RBI ने सेटअप किया 1999-2000 में, बट स्टेट गवर्नमेंट CSF को मेंटेन करेगी विद RBI एज ए बफर, यानी कि ये भैया बफर का काम करता है फॉर रीपेमेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटीज हैं उसको क्या करेगी, रीपे करने के लिए, ठीक है। अंडर द CSF स्कीम स्टेट गवर्नमेंट कुड कंट्रीब्यूट 1 to 3 ऑफ देयर एनुअल आउटस्टैंडिंग डेब्ट, यानी कि वो अगर इसके अंडर CSF स्कीम में देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी 1 से 3% उसकी जो एनुअल आउटस्टैंडिंग डेब्ट लाइबिलिटीज हैं, मतलब कि उसकी 1 से 3% जो उसकी एनुअल, ठीक है, लाइबिलिटीज हैं जो डेब्ट की, टू द फंड, किसमें फंड में, टू क्रिएट ए बफर फॉर रीपेमेंट ऑफ देयर फ्यूचर लाइबिलिटी। क्यों, वो एक तरह का क्या करेगी, बफर बनाएगी, एक फंड तैयार करेगी, मतलब एक पैसा मतलब एक तरह का स्टोर कर लेंगे वो लोग, मतलब एक बफर बना लेंगे कि भैया इतना 1 से 3% आपका जो एनुअल आउटस्टैंडिंग डेब्ट है वो क्या करेगा, जो फ्यूचर में लाइबिलिटीज हैं उनके लिए रीपेमेंट के लिए काम आएगा एज ए बफर, ठीक है गाइस। इनिशियली देखा जाए तो अब तक 11 स्टेट सेटअप सिंकिंग फंड, 11 स्टेट ने, राज्यों ने सिंकिंग फंड को क्या किया, सेटअप किया। बाद में अगर देखा जाए तो 12th फाइनेंस कमीशन 2005 और 10 में बना था, उसकी रिकमेंडेशन पे सारे स्टेट ने क्या, इट शुड हैव सिंकिंग फंड फॉर एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन इज कॉल्ड द ऋण मुक्ति ऑफ ऑल लोन्स टू इंक्लूडिंग लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड लाइबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ NSSF, यानी कि नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स, ठीक है गाइस। तो इससे अच्छा डिटेल तो नहीं कर सकता कोई, बाकी आपकी चॉइस है पढ़ना और नहीं पढ़ना,
वैसे पढ़ना चाहिए। द फंड इज मेंटेन आउटसाइड द कंसोलिडेटेड फंड, यानी कि फंड मेंटेन करेगा किसके, आउटसाइड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। जो पब्लिक अकाउंट है इन द पब्लिक अकाउंट वो मेंटेन करेगा किससे, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, ये जो फंड है जो हमारा कौन सा कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, वो क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे पब्लिक अकाउंट को आउटसाइड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की। ठीक है, इस पर कोई बाहर नहीं है, इस पर कोई मतलब इस पर कहेंगे भैया कहते ना कि एक तरह का कोई बर्डन नहीं पड़ेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे, एंड इज नॉट टू बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज, और कोई दूसरे पर्पज के लिए यूज नहीं होंगे एक्सेप्ट फॉर द रिडेम्पशन ऑफ। इनका काम है भैया कि जो लोन है उनकी छुट्टी करो, कि उनका रिडेम्पशन कर दो। दिस इंश्योर गुड फिजिकल गवर्नेंस। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये तुम्हारी जो फिजिकल गवर्नेंस है, जो आपका फिजिकल डिफिसिट प्रॉब्लम होता है उसको इंश्योर करेगा, आपके गवर्नेंस में फिजिकल पॉलिसीज में सहायता करेगा। इट्स ऑल अबाउट CSF। एक बार गाइस पढ़ के जाना अच्छे से, CSF इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। ठीक है, अब आर्टिकल 370 की बात करते हैं। बहुत हल्ला गुल्ला रहा है इस पर। अगस्त में क्या किया भैया, इसका आर्टिकल 370 को एकदम बीमारी कर दी, इसकी ना एब्रोगेट कर दिया, मैम हटा दिया, भगा दिया, और 35A को क्या किया, तो गाइस आर्टिकल 370 को हटाया नहीं है, इसको इनऑपरेट किया है। ठीक है गाइस, इसको पूरी तरह हटाने के लिए ना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता, बट इसमें जम्मू कश्मीर एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग इसको इनऑपरेट किया गया। ठीक है, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को जो किया गया वो जम्मू कश्मीर एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 2019। बैकग्राउंड 1948 में देखा है, इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रीटी ऑफ एसेशन एक साइन की थी, उसमें ये बताया गया था भैया कि जो रूलर ऑफ कश्मीर के शासक थे उन्होंने प्रोवाइड किया कश्मीर हमें प्रोटेक्शन फ्रॉम पाकिस्तान एग्रेशन। जो पाकिस्तान के हरामी लोग थे उन्होंने आक्रमण कर दिया कि भैया बचाओ बचाओ, जो हरी सिंह राजा थे उस समय। बाद में जब साइनिंग करने के बाद ट्रीटी ऑफ एसेशन आर्टिकल 370 इंसर्टेड किया गया पार्ट 21 में, पार्ट 21 में किसके कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये प्रोक्लेम करता है गाइस, प्रोक्लेमेशन से आप घोषणा करता है, मानता है, बताता है, इट्स टू बी टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन, कि ये कोई परमानेंट प्रोविजन नहीं है, इट्स ओनली टेम्परेरी एंड द ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोवाइडेड क्या, इट्स ए स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। गाइस थोड़ा एग्रेसिव हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट गुस्सा आता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो देखिए गाइस, तो स्पेशल प्रोविजन ये प्रोवाइड किया है, इन्होंने कहा कि भैया हम इंसर्ट कर रहे हैं आर्टिकल 370 को पार्ट 21 में, बट इट्स ए टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन नॉट टू परमानेंट। आर्टिकल के अकॉर्डिंग द सेंटर नीडेड द स्टेट गवर्नमेंट्स कंसेंस, इसकी जरूरत पड़ी किसकी, कि भैया जाओ और सेंटर स्टेट से पता करो, उसकी सहमति लो, एक्सेप्ट। उन्होंने कहा कि भैया डिफेंस, फॉरेन अफेयर, फाइनेंस और कम्युनिकेशन को छोड़ के बाकी का तुम अपने हिसाब से देख लो, बाकी का ये डिफेंस और ये सब फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन को हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें होने के बाद भाइयों द स्टेट रेजिडेंट लिव्ड अंडर ए सेपरेट सेट लॉ, यानी कि जो वहाँ के रेजिडेंट थे वो एक अलग लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ रहने लगे अंडर था। जो वहाँ के जो दो रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ओनरशिप टू प्रॉपर्टी, सेपरेट पीनल कोड था वहाँ का, सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट फंडामेंटल राइट एंड कंपेयर टू अदर इंडियन सिटीजन। हमारे जो अदर इंडियन सिटीजन्स हैं एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, उनको छोड़ के वहाँ पे अलग ही कानून था, अलग ही चीज़ें थी, IPC अलग, इंडियन पीनल कोड अलग, लॉ एंड अलग। अगस्त 2019 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में एप्लीकेट किया टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को, एंड इट स्टेट दैट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर एप्लीकेबल इन द स्टेट। उन्होंने कहा कि भैया इसके बाद ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख, होगा सब जगह लागू। बहुत हो गया तुम्हारा खेल खिलाड़ियों का। तो गाइड ये इनोपरेट किया गया हो इसमें, इसको क्या किया जम्मू एंड कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग क्या किया, स्टेट में एप्लीकेबल कर दिया। दिस इफेक्टिवली मीन दैट ऑल द प्रोविजन दैट फॉर्म टू द बेसिस ऑफ ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टैंड ऑब्लिगेटेड। उन्होंने कहा कि इसके बाद ये इफेक्टिव होने के बाद और ये किसमें एक डायरेक्शन में आने के बाद ऑल द प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस ऑफ द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, और ये दिखाते थे कि एक तरह का डाइवर्सिफिकेशन है, इट हैज़ टोटली एब्रोगेटेड एंड आर्टिकल विद दिस 35A इट वॉज स्क्रैप्ड। वर्ड मज़ेदार है ये, स्क्रैप, मज़ा आता है इसको सुनकर, स्क्रैप कर दिया ऑटोमेटिकली। जब इसको इंसर्ट किया जम्मू एंड कश्मीर ये को, ये आर्टिकल 350A निकल लिया, यानी इसको इससे स्क्रैप कर दिया ऑटोमेटिकली। एंड जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 was passed by the parliament and which reorganized जम्मू एंड कश्मीर into 2 यूनियन टेरिटरी गाइस। और देखो भैया दशा और दिशा आपके सामने बदल के सामने निकल के आती है, वो क्या है, जम्मू कश्मीर इट्स ए डिवीजन विद द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यूनियन टेरिटरी बना दी जम्मू कश्मीर, फर्स्ट वन इज द लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ। अच्छा गाइस ये बताओ, एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे सकते हो, देना चाहो तो, कि कितने यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है इंडिया के अंदर,
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और दूसरा बना दिया यूनियन टेरिटरी विदाउट ए लेजिस्लेटिव ओनली, वो है लद्दाख। ठीक है गाइस, तो इट्स ऑल अबाउट 370 के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ देखता हूँ। देखो एक्चुअल में क्या क्या बचा है जो 370 क्या है, टेम्परेरी प्रोविजन मैंने बताया स्टेट जम्मू कश्मीर, इसका ओन कॉन्स्टिट्यूशन था। और आर्टिकल 370 में डिफेंस फॉरेन अफेयर मैंने बता दिया, पार्लियामेंट नीड टू उसको स्टेट गवर्नमेंट से पूछताछ करना है अगर कोई वहाँ लागू करना है। आर्टिकल 350 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि ये स्ट्रीम आउट था आर्टिकल 370 के साथ, इट गेव द पावर टू जम्मू कश्मीर असेंबली टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट। ये आर्टिकल 350 में है कि वो डिफाइन करता था परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, जो कि स्पेशल राइट एंड प्रिविलेज को दिखाता है वहाँ के। इम्प्लीकेशन टू द मूव क्या है, इस समय क्या है, कंप्लीट एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में। अब आर्टिकल 370 को हटने के बाद, सॉरी इन ऑपरेट होने के बाद, कोई भी सेपरेट फ्लैग नहीं है, कोई भी टेन्योर नहीं है जम्मू कश्मीर का, पहले 6 साल था, 5 ईयर है जैसे हमारे और भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैं, पहले 6 साल था। और जो रणबीर पीनल कोड था वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे आईपीसी नहीं था, इंडियन पीनल कोड नहीं था, रणबीर पीनल कोड था जो सेपरेट पीनल कोड दिखाता था जम्मू कश्मीर का, उसको हटा के आईपीसी लगा दिया वहाँ पे। आर्टिकल 356 लागू हो सकता है, प्रेसिडेंट पहले क्या था, इम्पोज नहीं कर सकते थे आप। इट आल्सो भी एप्लीकेबल ऑन द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। अब सेंट्रल कोटा वाज इन स्कूल कॉलेज में से पहले नहीं था। स्टेट जॉब में क्या है, ये सेंट्रल कोटा अप्लाई होगा, पीपल फ्रॉम अदर स्टेट वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी रेजिडेंस रह सकते हैं। आरटीआई पहले एप्लीकेबल नहीं था, इस समय एप्लीकेबल है। सर्टेन प्रोविजन ऑफ जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन विच डिनाइड प्रॉपर्टी राइट टू नेटिव वुमेन। वहाँ पे क्या, अगर आपको प्रॉपर्टी राइट देना, शादी करो वहाँ की महिला से, नेटिव वुमेन हु मैरी ए पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट में स्टैंड एनवैलिड। हाँ, वहाँ की जम्मू कश्मीर की किसी महिला ने बाहर के किसी इंसान से, बंदे से शादी कर ली तो वहाँ पे क्या था, उसका इनवैलिड कर दिया जाता था, उसकी प्रॉपर्टी जो भी होती थी गाइस। तो बड़ी समस्याएं थी गाइस, बट इट्स ऑल अबाउट जम्मू कश्मीर एंड इट्स ऑल गुड, ऑल इज वेल गाइस, ऑल इज वेल। देखो हाउ डिड हैपन, कैसे हुआ, ये हुआ कैसे, ऐसे इतना आसान नहीं था। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला गया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर आर्टिकल 371 ए गए, जो कि अमेंड किया इसने आर्टिकल 367 को, 367 को गाइस। इसने अलाउ किया कि एक्सप्रेशन करना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 373, जो क्या है, मीन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, और इफेक्ट में आया आर्टिकल 371 है। इसने आर्टिकल 367 को अमेंड किया, उसके बाद आर्टिकल 373 को जिस तरीके से यहाँ बताया इस तरीके से इन्होंने अलाउ किया, एक्सप्रेस किया, और इसको अलाउ रिपील कर दिया आर्टिकल 371 को। 370 रिपील होते, 355 निकल लिया, स्क्रैप हो गया। कुछ रिलेटेड डेवलपमेंट है, जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट बनाया 1989 में, जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर दिखता है, अमेंड किया इसने जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट को, जो फैसिलिटेट करता है द सेटिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को, इन न्यू गवर्नेंस, नई गवर्नेंस यूनिट ऑफ जम्मू कश्मीर में, एंड इन ऑपरेट प्रोविजन ऑफ द 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जो इनकॉर्पोरेट करता है। न्यू स्ट्रक्चर गाइस देख सकते हैं, डीडीसी है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड एंड ऑल, डीडीसी है, डीडीसी विल देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं एक बार, इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ डीडीसी देख के जाना एक बार, डीडीसी विल प्रिपेयर फॉर अप्रूव डिस्ट्रिक्ट प्लान एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, 5 स्टैंडिंग कमेटी, वन जो है एक फाइनेंस है, दूसरी डेवलपमेंट, तीसरी पब्लिक वर्क, हेल्थ एंड एजुकेशन, वेलफेयर विल नाउ बी अब कंस्टिट्यूट एवरी डीडीसी। डीडीसी इसको क्या करेंगी, फंक्शन करेंगी, वो हेल्थ, पब्लिक, फाइनेंस, डेवलपमेंट सब देखेंगी। डीडीसी विल ओवरसी द फंक्शन ऑफ हल्का पंचायत, जो हल्का पंचायत एंड ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है, जो कि सेटअप हुई थी अंडर 1989 एक्ट में। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट गाइस, मैंने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा और भी इसमें भी, स्कोप ऑफ द फंक्शन ऑफ डीडीसी हैव एम्पलीफाइड बाय एडिशन ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, अर्लियर डीडीबी वर एट द, देख सकते हैं आप। सेंटर अमेंड द लॉ, जम्मू एंड कश्मीर का मैंने ऊपर बताया, ओमिटेड द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, जो बता दिया, 35 निकल लिया, सारी चीज़ें गाइस। लोकसभा अमेंडमेंट लोअर, डू नॉट अलाउ ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड टू नॉन एग्रीकल्चर लैंड। देखो ये एक है कि अमेंडमेंट्स हाउएवर डू नॉट अलाउ ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड टू नॉन एग्रीकल्चर्स। लोकसभा पास टू द जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020। ठीक है, एंड इट मीन्स जो ये बिल है वो बताता है कि इंक्लूड कर रहा है कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है विद द न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कौन सी, डोगरी, हिंदी, कश्मीरी, 3। अर्लियर देखा जाए तो पहले केवल इंग्लिश और उर्दू ही वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जो पहले वाला जम्मू कश्मीर था। ठीक है, अब पार्ट 17 में जो है लैंग्वेज दी है आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, डील द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आर्टिकल 343 कहता है कि भैया ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो आर्टिकल 343 को देख लीजिएगा, 351 तक एक बार गाइस। तो इट्स ऑल अबाउट द आर्टिकल 371 मैंने आपको बता दिया, एक बार और देख लेना आपने, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। अब बात करते हैं गाइस, इंटर स्टेट काउंसिल व्हाट इज, इट हैज़ बीन रिकॉन्स्टिट्यूट एंड कब, क्यों, क्या, कैसे। देखो इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें, ये रिकमेंडेड था भैया सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन की बेस पे ये इसको रिकमेंडेड किया गया और इसको सेटअप किया गया है गाइस। ठीक है, अब जल्दी करते हैं।
और ये सेटअप किया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा 1990 में। आर्टिकल 263 प्रोवाइड करता है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, यानी कि इंटरस्टेट काउंसिल पे आर्टिकल 263 प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोजिशन के, भैया इसके अंडर है 263। फीचर्स क्या है इसके, ये रिकमेंडेड बॉडी है, रिकमेंडेशन करती है सेंट्रल स्टेट या इंटर स्टेट डिस्प्यूट पे, प्रमोट करती है कोऑर्डिनेशन और आपस में जो डिस्प्यूट है उसको प्रमोशन, नॉट है परमानेंट, ये कोई परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है गाइस। इसका कंपोजिशन बताता हूँ एक बार, ये पूछने पे आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चेयरमैनशिप होती है, वो चेयरमैन होते हैं कि चेयरपर्सन होते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे, और सारे जो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं या यूनियन टेरेटरी के हैं, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो सारे सीएम है वो क्या होंगे, इसके मेंबर होंगे। और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं यूनियन टेरेटरी के विदाउट लेजिस्लेचर, लाइक पौंडीचेरी है, लाइक अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ एंड ऑल, तो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो क्या होंगे, इसके मेंबर होंगे गाइस। और 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो उनको इंक्लूड करके होम मिनिस्टर क्या करेंगे, इंक्लूड होम मिनिस्टर, 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर उसमें इंक्लूड होंगे होम मिनिस्टर, उनको नॉमिनेट करेंगे हमारे पीएम साहब। एक स्टैंडिंग कमेटी ऑफ काउंसिल होगी जिसको चेयरमैन कौन है, उसके होम मिनिस्टर चेयरमैनशिप करेंगे उसकी, जिसमें 5 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और 9 सीएम होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे गाइस, जो कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ काउंसिल होगी गाइस। ये इसका क्या है कंपोजिशन गाइस, पीएम साहब चेयरमैन, बाकी के सीएम होंगे, यूनियन टेरेटरी और लेजिस्लेटिव असेंबली है जहाँ पे जिस भी यूनियन टेरेटरी में, और एडमिनिस्ट्रेटर जो यूनियन टेरेटरी है जिसमें लेजिस्लेटिव नहीं है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स के मेंबर होंगे। 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, इसमें होम मिनिस्टर साहब होंगे इंक्लूड होंगे, जिसमें पीएम साहब नॉमिनेट करेंगे, ठीक है गाइस। 5 कैबिनेट होंगे इस काउंसिल में जो स्टैंडिंग कमेटी है। ये अमेंडमेंट ऑफ 1990 ऑर्डर आया, गवर्नर कैन अटेंड इन केस स्टेट इज अंडर प्रेसिडेंट रूल। अगर प्रेसिडेंट रूल है, ये 1990 में आई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये डीप का पार्ट है, यहाँ पे क्या ना हम भूल जाते हैं इसको, कहीं ना कहीं क्या करते हैं, गिवन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, गिव अप हो जाते हैं यहाँ पे, कि अगर ये ऐसा क्लॉज है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लगा किसी स्टेट में, तो वहाँ पे उसमें क्या होगा, उस केस में जो गवर्नर है उसमें उस मीटिंग को जो इंटर स्टेट काउंसिल उसमें क्या गवर्नर साहब उसको स्टेट करेंगे, ठीक है। नॉमिनेशन होगा जब बाई चेयरमैन ऑफ परमानेंट इन्वाइटीज फ्रॉम एमंगस द अदर यूनियन मिनिस्ट्रीज, ठीक है, नॉमिनेशन जो होगा वैसे। और रिलेटेड न्यूज क्या है, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट है इसके अंडर में। द डिस्प्यूट है 7000 स्क्वायर किलोमीटर का एलोंग महाराष्ट्र बॉर्डर विद कर्नाटका के साथ। भैया लड़के रहे प्यार मोहब्बत से काटो, जिंदगी एक है, अज्ञान मत बनो। इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बेलगावी, सॉरी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो डिस्प्यूटेड है, बेलगावी है, उत्तरा कन्नड़ा, बिदर एंड गुलबर्गा। डिस्ट्रिक्ट देख जाना, पूछ सकता है भैया कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूटेड है। मैकेनिज्म का इनको रिज्यूल करने का डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट, देखो आर्टिकल 3 जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पावर करता है पार्लियामेंट को, वो एक नया स्टेट बना सकते हैं आर्टिकल 3 की अमेंड करके, एंड ऑल्टर कर सकते हैं, यानी कि किसी भी स्टेट को घटा बढ़ा सकते हैं, बाउंड्रीज उसकी कम बढ़ती कर सकते हैं, और उसके नेम को बदल सकते हैं जो इस समय है, जैसे कि देख रहे हो आप इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, हालांकि स्टेट नहीं है बट कर सकते हैं। आर्टिकल 131 क्या करता है, इट कन्फर अपॉन सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूसिव जुडिक्शन टू डील विद सेंट्रल स्टेट। ये एक्सक्लूसिव जुडिक्शन है आर्टिकल 131 का सुप्रीम कोर्ट का, किसके बीच में, सेंट्रल स्टेट का मामला, इंटर स्टेट का डिस्प्यूट है। 2004 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मूव किया सुप्रीम कोर्ट में इस ओवर किसके डिस्प्यूट का। आर्टिकल 263 में ये इंटरेस्ट किया कि प्रेसिडेंट क्रिएट कर सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल विच में टेंडर एडवाइस रिगार्डिंग रेजोल्यूशन ऑफ इंटर स्टेट डिस्प्यूट। अगर वो ऐसा सोचते हैं, ऐसा टेंडर है, उसके साथ एडवाइस कर सकते हैं किसी भी इंटरेस्टेड डिस्प्यूट के ऊपर, ठीक है। अब देखो गाइस, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ADP बहुत इंपॉर्टेंट है काफ़ी, 1-2 बार शायद क्वेश्चन पूछ भी लिया यूपीएससी ने। एक असेसमेंट रिपोर्ट है किसकी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की, इट वाज रिलीज जॉइंटली बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस IFC, यानी कि ये किसके द्वारा, IFC मतलब इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव के द्वारा। ये 2 चीज़ें हैं, नंबर 1 यहाँ ऐड लगा दो, एंड IFC यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव रिलीज करते हैं जॉइंटली किसी भी असेसमेंट रिपोर्ट जो कि ADP यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की कोई भी असेसमेंट रिपोर्ट है तो उसको ये दोनों करेंगे रिलीज। अब इसके बारे में पढ़ो, ADP क्या है। ADP को लॉन्च किया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी 2018 में। क्या क्यों किया गया, इसको एक्सेलरेट करना है, मतलब इम्प्रूवमेंट करना है, मतलब एक एक्सेलरेट का मतलब एक्सीलेटर देना है, जैसे आप किसी बाइक या कार का एक्सीलेटर देते हो मतलब आप तेज़ी से बढ़ाते हो, उसी तरीके से सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, एंड मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, जो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप है, बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुए, विकास नहीं हुआ उनमें उनके लिए भी भैया इनको एक्सेलरेट करो, मतलब इनको दौड़ाओ।
करंटली द प्रोग्राम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन 1112 यानी कि 112 ऑफ इंडिया 73 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये जो इम्प्लीमेंट हो रहा है इस समय 112 टोटल 739 डिस्ट्रिक्ट में से 112 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट हो रहा है, चल रहा है प्लान। इंक्लूड 35 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, किसमें 35 जो LW यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले डिस्ट्रिक्ट भी हैं। अफेक्टेड रीजन जिसमें स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, जो कि अफेक्टेड है रीजन स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री पूरे इंडिया के अंदर। द प्रोग्राम इज ड्रिवन बाय द फॉलोइंग आइडिया, सिग्नल इज शिफ्ट इन द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड पॉलिसी एंड प्रोग्राम। नंबर 1 मूविंग बियॉन्ड इकोनॉमिक मेजर ऑफ सक्सेस, ठीक है, अनेबलिंग इक्विटेबल रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है, ड्राइविंग चेंज थ्रू कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। समझ रहे होंगे गाइस, यानी कि किसके मूविंग बियॉन्ड करना है, इकोनॉमिक मेजर्स ऑफ सक्सेस के बियॉन्ड, एंड अनेबलिंग इक्विटेबल रीजनल डेवलपमेंट होना चाहिए। तीसरा ड्राइविंग इट हैज चेंज थ्रू कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ठीक है। एंड द प्रोग्राम का जो फोकस है प्रैक्टिकल एंड मेजरेबल सोशल प्रोग्रेस आउटकम्स इन 6 मेन थीम्स। नंबर 1 देखते हैं कौन कौन सी, बिकॉज ऑफ एज वेल एज इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ सिटीजन। नंबर 1 हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जो कि 30%, एजुकेशन 30%, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स 20%, फाइनेंशियल इंक्लूजन 5%, स्किल डेवलपमेंट 5%, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो 10%। These are further broken down into 49 indicators, बहुत लंबा प्रोसेस है guys, but it has based on the 3 core principles which are encapsulated in 3C approach. नंबर 1 3C में कन्वर्जेंस है guys, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। देखो यहाँ पे क्या है, कन्वर्जेंस एमंग स्टेट, आपस में जो है इनमें कन्वर्जेंस होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कोलैबोरेशन आपस में मेलचार एमंग सिटीजन एंड फंक्शनरी ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और टीम्स के बीच में कोलैबोरेट होना चाहिए, कंपटीशन हो एमंग डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, यह कि हमें आगे निकलना है, हमें आगे निकलना है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो 3 बेसिस पे 3 प्रिंसिपल है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम क्या है, द सेंट्रल लेवल पर नीति आयोग देखा जाए, एंकरिंग द प्रोग्राम एंड इंडिविजुअल मिनिस्टर जो है एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ड्राइव द प्रोग्रेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो ड्राइव करते हैं प्रोग्रेस करते हैं किसकी, डिस्ट्रिक्ट पे। द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द मेन ड्राइवर ऑफ चेंज, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके मेन ड्राइवर जो हैं, बिकॉज ईच स्टेट हैज़ फॉर्म्ड ए कमेटी, प्रत्येक स्टेट को क्या कमेटी बनाना चाहिए, अंडर द रिस्पेक्टिव चीफ सेक्रेटरी जो है जो इम्प्लीमेंट करें ये ट्रैक प्रोग्राम जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन बताई है। और प्रत्येक ईच डिस्ट्रिक्ट में एक सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर होना चाहिए जो क्या करता है, किसके एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी की रैंक का एक एडिशनल सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर हो, जो क्या करेगा, इट हैज़ बीन अपॉइंटेड टू प्रोवाइड फीडबैक, जो फीडबैक प्रोवाइड कराएगा, रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन देयर लोकल लेवल फाइंडिंग, कि भैया लोकल लेवल पर कितना काम हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ, जो कि ये सब फीडबैक लिए। अंडर द प्रोग्राम नीति आयोग रिलीज डेल्टा रैंकिंग, और इस प्रोग्राम में क्या है, इसके अगर नीति आयोग एक रैंकिंग प्रोग्राम करेंगे, द रैंक किसके डिस्ट्रिक्ट बेस्ड होगी ऑन द मंथली इंप्रूवमेंट, कितना मंथली इंप्रूवमेंट हुआ है, अचीव इन 6 फोकस एरियाज, जो मैंने आपको अभी 6 फोकस एरियाज बताए हैं। नंबर 1 हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। तो एक डेल्टा रैंकिंग हम मंथली बेसिस पर नीति आयोग बनाए, इससे क्या होगा, चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड एंड ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाया गया जिसपे ये चीज़ें होंगी गाइस, चैंपियन ऑफ चेंज डैशबोर्ड पे। ये चैंपियन ऑफ चेंज डैशबोर्ड एक ऑनलाइन डैशबोर्ड है जिसपे इसके थ्रू, किसके थ्रू, 6 फोकस एरियाज थ्रू, इसके थ्रू दिखाई जाए चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड पे। देखो नीति आयोग भी काफ़ी काम करता है, जिसका ये काम है कि वो कैसी रैंकिंग तैयार करे जिससे कितना डेवलपमेंट हुआ, कितने ये जो 6 तुम्हारे फोकस एरियाज हैं उस पर कितना काम हुआ है, कितना फोकस ग्राउंड लेवल पे, विलेज लेवल पे, कितना हेल्थ और न्यूट्रिशन पे, कितना एजुकेशन पे, और कितना एग्रीकल्चर में टेक्निकलिटी लाई गई है, या फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना है, टैक्स कितना आ रहा है, लोग कितना काम कर रहे हैं, कितना उनको जॉब क्रिएशन हो रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, स्किल्ड कितने हैं उनका, ठीक है, अलग अलग तरीके से, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना नीड है, कितना मतलब हेल्थ या डिस्पेंसरीज का क्या रोल है, हेल्थ सिस्टम को कितना एक्वायर किया। तो इट्स ऑल अबाउट द बेसिक नीड्स। देखो जैसे इनिशिएटिव फॉर कॉम्पिटिटिवनेस रहा है, इंडिया इज एन इनिशिएटिव इंटरनेशनल इनिशिएटिव सेंटर्ड इन इंडिया, इट डेडिकेट टू एनलार्जिंग द पर्पजफुल डिसेमिनेटिंग द बॉडी ऑफ रिसर्च एंड नॉलेज इन कंपटीशन एंड स्ट्रेटजी। नॉलेज पार्टनर ऑफ नीति आयोग है इसके, जो रिसेंटली रिलीज किया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में, जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो नीति आयोग क्या करता है, रिलीज करता है। सोशल प्रोग्रेसिव इम्परेटिव यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिक्स सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो पब्लिश करता है। तो ये सारे जो इनोवेशन है, जो सारे इंडेक्स हैं, इस तरीके की जो एडी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जो दिखाएंगे, ये बताएंगे सारी चीज़ें। इट विच कंट्री प्रोवाइड द सोशल एंड एनवायरमेंटल नीड ऑफ द सिटी, कि भैया जो सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव प्रोग्राम है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिश करती है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स,
और इसमें ये पता चलता है भैया कि किसी भी कंट्री में क्या क्या सोशली, क्या क्या इन्वायरमेंटली और क्या क्या बेसिक नीड्स हैं रिगार्डिंग टू सिटीजन्स। ठीक है, किसके, कि भैया उसमें कितना एंगेजमेंट है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, इसके रिगार्डिंग गाइस। ठीक है, तो ये थी कुछ रिगार्डिंग इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गाइस। 3.5 यानी कि हमने चैप्टर 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप सब समझ रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे, मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ, आपसे अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो गाइस देखते रहिए, बने रहिए, लाइक करना मत भूलिए। एक आपका लाइक हमारे लिए थोड़ा सा मोटिवेट तो कर ही सकता है, तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखो गाइस, इंडियंस हैं हम सब, तो इंडियंस को इतना तो बनता है आपस में भाईचारा रखें, एक फ्रेटर्निटी रखें, एक फेथ बना आपस में रखें और एक दूसरे का सपोर्ट करें, जिससे हमारी कुछ चीज़ें अच्छी हों, बढ़ती रहें, आगे बढ़ें, जिससे क्या है एक दूसरे का फ़ायदा हो। कुछ फ़ायदा हम दे रहे हैं, कुछ आप फ़ायदा आपको दो फ़ायदा क्या है आपका, बस आप लाइक और इतना ही फ़ायदा, सब्सक्राइब करो। और आप शेयर करना चाहो तो शेयर कर सकते हो, शेयर करो प्लीज़ गाइस, आपके दोस्तों तक पहुँचे बातें और उनको बताओ। थैंक यू फॉर लविंग इट एंड वॉचिंग इट, थैंक यू फॉर दिस एज वेल एज। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर गाइस।